नमस्कार, कौन बनेगा उपराष्ट्रपति इस नॉन स्टॉप कवरेज में आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। आज उपराष्ट्रपति का चुनाव है और उपराष्ट्रपति चुनाव के विशेष कवरेज में हम आपके सामने हैं क्योंकि हमारे तमाम रिपोर्टर्स अलग अलग जगहों पर मौजूद होंगे और हमारे साथ एक लंबा चौड़ा पैनल यहां पर भी स्टूडियो में मौजूद है। तमाम नेताओं के तो यहां पर लोग रहेंगे ही, पार्टियों के नेता रहेंगे ही, लेकिन इसी के साथ साथ देखिए एक तरफ एनडीए जिसकी तरफ से सीपी राधाकृष्णन है और दूसरी तरफ है इंडिया गठबंधन के बी सुदर्शन रेड्डी। चुनाव शुरू होने से पहले सरगर्मी तेज हो गई है। थोड़ी देर पहले एनडीए उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन दिल्ली के लोधी रोड स्थित राम मंदिर गए और दर्शन पूजन उन्होंने किए हैं। उधर दूसरी तरफ आप देखिए एनडीए के तमाम सांसद अलग अलग मंत्रियों के घर नाश्ते पर इकट्ठा हुए हैं। स्ट्रैटेजी दोनों तरफ बढ़ रही है और अगर आपको याद हो बीते दिन इंडिया गठबंधन की तरफ से तमाम जो नए सांसद थे उनके लिए बाकायदा एक ट्रेनिंग उनको दी गई, एक मॉक वोटिंग का प्रोग्राम उनके लिए रखा गया था। तो इधर एनडीए के खेमे में भी जबरदस्त सरगर्मी है, उधर इंडिया गठबंधन में भी जबरदस्त सरगर्मी है। लेकिन हम आपको नंबर्स बताएंगे कि आखिर ये नंबर्स किसकी तरफ झुके हुए दिखाई दे रहे हैं। तमाम मंत्रियों, जो मौजूदा मंत्री हैं, उनके अलग अलग क्षेत्र के सांसदों की जिम्मेदारी उनको सौंपी गई है, इसीलिए पहले नाश्ता हो रहा है। पीयूष गोयल के घर उत्तर प्रदेश के एनडीए सांसद जमा हुए हैं। दक्षिण भारत के सांसदों का जमावड़ा हुआ है प्रहलाद जोशी के घर पर। शिवराज सिंह चौहान एमपी और छत्तीसगढ़ के सांसदों का जिम्मा उठा रहे हैं, तो उत्तर पूर्व के सांसद किरेन रिजिजू के घर पर इकट्ठा हो रहे हैं। बिहार और झारखंड के सांसद केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय के घर पर जमा हो रहे हैं, जबकि मनसुख मंडाविया के घर गुजरात के सांसद हैं। नंबर्स एनडीए के साथ हैं, ऐसे में उनकी जीत महज औपचारिकता मानी जा रही है। तो ये नंबर गेम पूरा क्या है आपको बताते हैं, क्योंकि अगर आप अभी मौजूदा स्थिति देखेंगे तो कुल लोकसभा में 542 सांसद हैं, 542। अब इसमें जो 12 मनोनीत सांसद हैं राज्यसभा के, उनको जोड़ के राज्यसभा का पूरा गिनिए तो 239 है। कुल मिलाकर कितने हुए? 781, 781। लेकिन चूंकि 7 जो बीजेडी के सांसद हैं और बीआरएस के 4 सांसद हैं वो और अकाली दल के 1 सांसद, ये लोग वोटिंग नहीं करेंगे, ये लोग आज मतदान के लिए नहीं आएंगे, इन्होंने पहले ही बता दिया है। तो इस तरह 12 सांसद घट जाते हैं और कुल संख्या कितनी हो जाती है? 769, जो आपकी स्क्रीन पर इस वक्त है। और 769 में 385 है जादुई आंकड़ा, बहुमत का आंकड़ा 385 है। और ऐसे में अगर आप देखिए तो सीपी राधाकृष्णन के पास 445 सांसदों का समर्थन बताया जाता है, यानी बहुमत के आंकड़े से लगभग 60 सांसद ज्यादा है। जबकि के सुदर्शन रेड्डी के सामने अगर आप देखिए तो उनके पास 320 सांसदों का समर्थन माना जा रहा है, यानी बहुमत से 65 नंबर कम। मामला अभी एक तरफा दिख रहा है, लेकिन इंडिया गठबंधन की तरफ से बार बार ये कहा गया है कि अपने इनर कॉन्शियंस, अंतरात्मा की आवाज को सुनिए। देखते हैं आज क्या क्या होता है। ये भारतीय राष्ट्रवाद की बड़ी जीत होगी, ये राधाकृष्णन कह रहे हैं। ये वाकई अगर आप देखिए तो कई मायनों में ये चुनाव बहुत बड़ा भी माना जाएगा, क्योंकि दोनों ही तरफ से जो उम्मीदवार है उन्होंने दोनों ही तरफ से, इंडिया गठबंधन की भी तरफ से उम्मीदवार रखे गए हैं। और ऐसे में सीपी राधाकृष्णन कह रहे हैं कि हम सब एक हैं, हम एक रहेंगे और ये ऐतिहासिक दिन है। 1 घंटे बाद ये वोटिंग शुरू होने वाली है। आइए आपको सुना देते हैं उन्होंने क्या कहा। Going to be a big victory for the Indian nationalism. We all are one. We will be one. India, we want to be the Vikshit Bharat, and all the victory will lead towards that. Going to be a big victory. कौन बनेगा उपराष्ट्रपति इस नॉन स्टॉप कवरेज में हम अब आपको बताने वाले हैं कि कौन कौन से मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं। क्योंकि सिद्धार्थ यादव भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखेंगे, तो अजय उपाध्याय कांग्रेस पार्टी का पक्ष रखने के लिए स्टूडियो में आ गए हैं। संगीत रागी जी संघ विश्लेषक के तौर पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट के तौर पर। तो आशुतोष जी हमारे साथ पॉलिटिकल एनालिस्ट के तौर पर जुड़ रहे हैं। आशुतोष जी, मैं आपके साथ ही शुरुआत करना चाहती हूँ, इससे पहले कि मैं राजनीतिक पार्टियों के पास जाऊं। ये आज सिद्धार्थ यादव आ गए हैं, एक बार उनको भी दिखा दीजिए। आशुतोष जी, अगर हम बड़ी तस्वीर को देखें तो ये वाकई ये चुनाव बहुत मतलब अगर हम देखें तो दोनों तरफ से अगर उम्मीदवार आते हैं तो उसमें कुछ बुराई नहीं है। सबकी अपनी अपनी विचारधारा है, उस विचारधारा को रिप्रेजेंट करते हुए इनका प्रतिनिधित्व चुना गया है कि भाई उपराष्ट्रपति ये हो देश के। ऐसे में बहुमत साफ दिख रहा है एनडीए के साथ, आपको क्या लग रहा है? देखिए, मुझे लगता है कि ये जो चुनाव है, अगर एक शब्द में मैं इसको वर्णित करने की कोशिश करूं तो मेरा मानना ये कि ये रिटर्न ऑफ द गुड मैन, रिटर्न ऑफ द गुड मैन इन द सेंस कि दोनों कैंडिडेट्स अगर आप देखें, दोनों चाहे वो आरएसएस के या भारतीय जनता पार्टी के सीपी राधाकृष्णन हो या फिर बी सुदर्शन रेड्डी हो,
जिस शालीनता के साथ लोगों ने अपने चुनाव को कंडक्ट किया है, अपने को जिस तरीके से पेश किया है, किसी तरीके की कोई बिटरनेस नहीं दिखाई पड़ी है। ये आज के मौजूदा राजनीति में बहुत मुश्किल इसलिए है और बहुत अप्रत्याशित इसलिए दिखाई पड़ता है क्योंकि जहां एक दूसरे के ऊपर लोग काट खाने के लिए दौड़ते हैं, चाहे टेलीविजन स्टूडियो है, स्टूडियो के बाहर एक दूसरे के प्रति मित्रता और शत्रुता का व्यवहार करते हैं, वहां पे दोनों ही कैंडिडेट्स ने बहुत ही डिग्निफाइड तरीके से, बहुत ही बेहतर तरीके से कंडक्ट किया है। एक दूसरे के ऊपर किसी तरीके के कोई पर्सनल हमले नहीं किए हैं और दोनों ही डिजर्व करते हैं टू बी द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ दिस कंट्री। मैं ये बात इसलिए भी कह रहा हूँ क्योंकि राधाकृष्णन जी से मेरा कोई परिचय नहीं है, लेकिन मैं जब वो कैंडिडेट बने तो तब भी मुझे लगा था कि एक अच्छे आदमी हैं। विचारधारा कुछ भी हो सकती है, विचारधारा आदमी की अलग हो सकती है, लेकिन इसके पहले का जो अनुभव था, जिस तरीके से धनखड़ साहब अपने आप को कंडक्ट करते थे और जिस तरीके से लगातार विवादों में रहते थे, जिस तरीके की बयानबाजियां क्या करते थे, जिस तरीके से विपक्ष के प्रति और जो उनकी विचारधारा से सहमत नहीं था उस पर जिस तरीके से हमले करते थे, आई थिंक इट विल बी अ वेरी गुड चेंज इन इंडियन पॉलिटिक्स इन दैट सेंस। तो देखिए, इसको एक नए युग का आगाज वो कह रहे हैं भारतीय राजनीति में। रागी जी, आपको क्या लग रहा है? देखिए, ये तो आने वाले दिनों में जीत करके आते हैं, कौन जीतता है इसके बारे में यदि जीत करके आते हैं उसके बाद ही तय किया पता कर सकते हैं कि वो किस तरीके से व्यवहार करेंगे। लेकिन कल एक बड़ा दुखद बात निकल करके आई जब रेड्डी साहब लालू प्रसाद जैसे सजा याफ्ता व्यक्ति से मिलने गए और उनसे कहा कि अंतरात्मा, देश की अंतरात्मा, देश की आत्मा और संविधान के संरक्षण के लिए आप हमें सपोर्ट कीजिए। एक ऐसा व्यक्ति जो भ्रष्टाचार के आरोप में, आरोप ही नहीं है, उसको कन्विक्ट किया गया है, वो जेल की सजा भुगत करके आए हैं, उनसे जाकर के अपनी जीत के लिए जो है वो सहायता मांगना मुझे कितना अच्छा लगता है, कितना अच्छा है, कितना बुरा है, ये देश की जनता जानती है। दूसरी बात, नॉन कंट्रोवर्शियल है, मैं ऐसा नहीं मानता, इसलिए कि सलवा जुडूम के मामले में मैं ये शुरू से उठा रहा हूं क्योंकि सलवा जुडूम पे मैंने लिखा भी, और सलवा जुडूम के मामले पे जो नक्सल के सपोर्टर्स लोग थे उन्होंने एक पिटीशन फाइल किया था और लगभग वैसे जन आंदोलन जो नक्सल के खिलाफ उठ करके खड़ा हुआ था, महेंद्र कर्मा जो थे वो कोई भारतीय जनता पार्टी के नहीं थे, वो कांग्रेस के नेता थे और बहुत बड़े नेता थे। उस पिटीशन को जिस प्रकार से उन्होंने डिस्पोज ऑफ किया और सरकार के खिलाफ उन्होंने काम किया, नक्सल विरोधी आंदोलन जो उठा था उसे एक ढंग से उन्होंने खत्म करने की जो कोशिश की, वो अपने आप में बहुत गलत चलिए था। ठीक है, मैं लौट रही हूं आपके पास। सिद्धार्थ यादव जी, विपक्ष बार बार ये कह रहा है सांसदों से कि अपनी अंतरात्मा की आवाज सुनिए। अंजना जी, मुझे लगता है कि अगर सांसदों ने अपनी अंतरात्मा की आवाज को सुनकर के वोट किया तो जितने मत विपक्ष के पास हैं उससे भी कम उनके पास आएंगे। अगर अंतरात्मा का वास्तव में उपयोग करके आज उपराष्ट्रपति के चुनाव के लिए सांसदों ने अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे तो निश्चित तौर पर जिस प्रकार की कंट्रोवर्सी में विपक्ष के उम्मीदवार रेड्डी जी, जो कि पूर्व न्यायाधीश रहे, बेंच पे रहते हुए जिस प्रकार की चीजें उन्होंने करी, उसका एक प्रश्न तो सबके मन में निश्चित तौर पे रहेगा। क्यों नहीं रहेगा? 2 दशक हमने नक्सलवाद का तंज और झेलना पड़ा इस देश को, कितने लोगों की जाने गई एक जजमेंट के कारण। और आज और हम तो कल से जिस प्रकार की डेवलपमेंट्स देख रहे हैं, देश के पूर्व न्यायाधीशों ने भी पत्र लिखा है और उन्होंने पत्र लिख करके एक देश के पूर्व जज जो कि कन्विक्टेड व्यक्ति से केवल राजनीतिक हित के लिए जाकर के मिले, जो संसद के सदस्य भी नहीं है, जिनका मत भी वहां पर उस चुनाव में नहीं है, वो अपने केवल चुनाव के लिए वो जाएं और वो जाकर के मिले, ये लोकतंत्र की एक अच्छी तस्वीर नहीं है। ये देश के अनेक पूर्व न्यायाधीश कह रहे हैं। ऐसी स्थिति में मुझे लगता है कि अगर वास्तव में अपनी आत्मा को सुनकर के वोट किया जाएगा तो जो आंकड़े आप अभी विपक्ष के बता रही थी कि उनके पास 65 कम है, ये कहीं ऐसा ना हो जाए 165 कम इनके पास हो जाए और बहुत ही कम संख्या पर विपक्ष के। अजय उपाध्याय जी, आप ही की बात का जवाब लेते हैं। वो कह रहे हैं कि अगर अंतरात्मा की आवाज सुन ली गई तो ऐसा ना हो कि क्रॉस वोटिंग में आपका 65 का जो डिफरेंस है वो 165 हो जाए आप दोनों में। देखिए, अंतरात्मा की बात तो जिस तरह से हो रही है सच बात है। जगदीप धनखड़ जी भी इस बात को सुन रहे होंगे, उनकी अंतरात्मा आज किस तरह कचोट रही होगी। लोकतांत्रिक प्रक्रिया में और उपराष्ट्रपति चुनाव में पहली बार ऐसा हुआ है कि ये चुनाव थोपा गया है सरकार सत्ता पक्ष के द्वारा व्यक्ति के व्यक्तिगत कहीं ना कहीं आग्रह या दुराग्रह के कारण। जहाँ तक बात योग्यता और संविधान के प्रति प्रेम
का प्रमाण की बात है तो मुझे लगता है कि इसमें कुछ कहने की जरूरत नहीं है। यदि सुप्रीम कोर्ट के जज के फैसले पर भी कोई प्रश्न लगाता है तो मुझे लगता है कि ये उस पूरी न्यायपालिका पर प्रश्न को दायरे में लाना चाहता है, और सिटिंग जज होते हुए यदि कुछ उन्होंने निर्णय लिए थे तो वो निर्णय सुप्रीम कोर्ट का निर्णय माना जाता है। सलवा जुडूम की जहाँ तक बात है, छत्तीसगढ़ से कहीं ना कहीं मेरा भी ताल्लुकात रहा है, लगातार मैं उस दौरान रहा हूँ वहाँ। हमारे नेता, ठीक कहा इन्होंने, हमारे नेता वहाँ महेंद्र कर्मा जी थे और भी बहुत सारे लोग थे, पर जो परिस्थितियाँ थी और जिस तरह बाद में सरकार ने वहाँ आर्म्स सिविल सोसाइटी के लोगों को देने का काम किया, वो मुझे लगता है नागरिक समाज के लिए सही नहीं था, और वो निर्णय सुप्रीम कोर्ट का है। लालू जी की बात अभी हमारे साथी संगीत रागी जी ने किया, येदुरप्पा जी भी और पूरे दल बल के साथ यहाँ पे आजकल होंगे, बहुत सारे मंत्री भी हैं दल बल के साथ। मुझे लगता है अंतरात्मा की आवाज़ बीआरएस और बीजेडी ने सुन ली है, तभी वो जो दशकों तक सरकार के साथ रही, आज सरकार से दूरी बनाने का काम इस चुनाव में किया है। बहुत सारे मुद्दों पर वो साथ होते थे। अभी चुनाव के फ्लोर के समय में जब वोटिंग होगी, आप देखिएगा वो बहुत सारे लोगों की आत्मा जागेगी और संविधान के प्रति समर्पण के लिए, निष्ठा के लिए वोटिंग करेंगे। हाँ। और जीत जो है कहीं ना कहीं निश्चित होगी कि किस तरफ, किस डायरेक्शन में जाएगी, संविधान की जीत होगी या किसी एक विचारधारा की। थ्रिलर बनने वाला है क्या आशुतोष जी? नहीं, कोई थ्रिलर बनने वाला नहीं है। देखिए, कोई थ्रिलर बनने वाला नहीं कि देखिए इस वक्त देश की राजनीति विचारधारा के स्तर पर पूरी तरीके से डिवाइडेड है, जो जहां है वहीं पर रहेगा। लेकिन मैं एक बात जरूर कहना चाहता हूं, मुझे बड़ा अफसोस हुआ कि हमारे मित्र संगीत रागी ने जिस तरीके से और भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ने उनके सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर जो सवाल खड़ा किया, ये बहुत डेंजरस ट्रेंड इसलिए है क्योंकि ये सुप्रीम कोर्ट को, जुडिशरी को, कमिटेड जुडिशरी और एक विचारधारा के प्रति कमिटेड और उन पर दबाव बनाने की। राहुल गौतम हमारे सहयोगी जुड़ गए। 1 सेकंड, 10 सेकंड, उनके साथ नेता है कांग्रेस पार्टी के, लग रहा है इमरान मसूद। बात कीजिए राहुल, 1 सेकंड सर, राहुल बात कीजिए। कर ले, मेरे पास आएंगे तब कर लूंगा मैं। कर लो। राहुल तक आवाज ही नहीं जा रही है शायद। तो मैं जो कहना चाहता था, राहुल आवाज आ रही है? फिर से कनेक्ट कीजिए, किसी तरह से उनको कन्वे कर दीजिए, अगर वो चाहें तो अभी कर सकते हैं, उनको आवाज ही नहीं जा रही है। हिमांशु, जल्दी से एक कमेंट आपसे। सुबह सुबह यहीं पर संग्राम छिड़ गया है। 65 का डिफरेंस कुल बैठता है जब बीजेडी, बीआरएस और अकाली नहीं दे रहे हैं वोट, लेकिन अब सिद्धार्थ जी दावा कर रहे हैं कि ये डिफरेंस 165 भी हो सकता है, क्रॉस वोटिंग हो सकती है अगर अंतरात्मा की आवाज, और इधर अंतरात्मा की आवाज के दम पर अजय उपाध्याय जी कह रहे हैं कि हम लोग जीतेंगे। देखिए, बिल्कुल जो डिफरेंस है वो 65 का नहीं है। अगर आप उसको हाफ मार्क से जोड़ेंगे तो वो डिफरेंस से ज्यादा है भारतीय जनता पार्टी के पास, क्योंकि ऐसे 39 वोट्स हैं जो वोट कास्ट नहीं करने थे। उनमें से अगर आप देखेंगे तो 11 वोट जो है, चाहे वो बीजेडी और बीआरएस, वो एब्सटेन करने वाले हैं। तो 28 वोटों की जो संख्या है उसमें ज्यादातर वोट जो है वो सरकार के पक्ष, यानी एनडीए के जो उम्मीदवार हैं सीपी राधाकृष्णन, उनके पक्ष में जाने वाले हैं। अंजना, इस बात को समझना होगा। और भारतीय जनता पार्टी के पास जो अभी तक का आंकड़ा है वो ये है कि 120 वोटों की लीड उनके पास है, और वो इस लीड को जो है वो आने वाले दिनों में और आज और बढ़ाने की कोशिश करेंगे। उनके जो नेता हैं वो कई लीडर्स के संपर्क में है, कई सांसदों के संपर्क में है, जिनसे वो ये अपील करेंगे कि अंतरात्मा की आवाज पर जो है वो वोट होना चाहिए। तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की एक कोशिश है कि जीत का अंतर जो है वो 120 मतों से ज्यादा का रहे, क्योंकि एनडीए के पास जो है 445 सांसद हैं अभी, और विपक्ष के पास जो है 320 सांसदों का जो है वो नंबर्स है। 125 सांसद की लीड तो है, इसको और बढ़ाने की कोशिश करने वाली है एनडीए। लेकिन बहरहाल दो चीजें जो है, लालू यादव को लेकर कल रविशंकर प्रसाद ने भी पीसी की थी कि सुधाकर रेड्डी गए, लेकिन वो क्यों गए? क्योंकि वो आरजेडी के अध्यक्ष है, और आरजेडी के अध्यक्ष को लेकर जो है चुनाव आयोग से उनको मान्यता है। अब किसी पार्टी के अध्यक्ष से अगर कोई वोट मांगने जा रहा है, चाहे वो टेंटेड है या कन्विक्टेड है, ये देखने वाली चीज होगी, क्योंकि चुनाव आयोग की नजर में वो एक पार्टी के अध्यक्ष है, और एक पार्टी के अध्यक्ष के पास अगर कोई वोट मांगने जा रहा है तो इसमें कोई बहुत बुराई नहीं है। और अगर एनडीए के पास देखें तो एनडीए के पास भी ऐसी बड़ी फेरिस्ट है जिनके ऊपर लगातार भ्रष्टाचार के केसेस चल रहे हैं, चाहे वो वाईएसआर-सीपी जिन्होंने एनडीए के उम्मीदवार को समर्थन दिया है, वो भी देखने वाली बात होगी, क्योंकि वो भी जेल में रहे।
हिमांशु, दो तीन चीज जल्दी जल्दी समझना चाहेंगे। एक तो जो जानकारी अभी तक मिली है उसके मुताबिक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सबसे पहले वोट डालने वाले हैं, उधर से राहुल गांधी, फिर मल्लिकार्जुन खड़गे वोट डालने वाले हैं। जो सीक्वेंस है उसके बारे में भी बताइएगा। लेकिन दिलचस्प बात यह भी है कि ये कौन सी अंतरात्मा की आवाज थी जिसने बीजेडी, बीआरएस और अकाली को वोट से एब्सटेन करने के लिए कहा? क्योंकि एक वक्त पर खबर आई थी कि एनडीए के नेता बात कर रहे हैं, बड़े बड़े जो सरकार में नेता हैं वो बात कर रहे हैं इस वक्त। एक सेकंड आपको टोक रही है राहुल, आपके साथ अगर कोई नेता है बात कीजिए उनसे। इमरान मसूद दिख रहे थे। आपका माइक ऑफ है राहुल, आपकी आवाज नहीं आ रही है, आपका माइक बंद है, चेक कीजिए, बोलिए। हिमांशु तब तक बोलिए, राहुल कुछ बोलिए। आवाज हाँ अब आ रही है, बोलिए। देखिए, उनको जाना था मीटिंग के लिए, वो निकल गए। लेकिन उनका साफ तौर पर ये कहना है कि जो बीजेपी है, क्योंकि शिवसेना के एक सांसद का दावा था क्योंकि शिवसेना के एक सांसद का दावा था कि आज क्रॉस वोटिंग होगी, बहुत लोगों की तरफ से विपक्ष के लोग पक्ष के लोगों के लिए करेंगे। तो उनका कहना था कि वो अपना कुनबा संभाल कर रखें, हमारा जो नंबर है वो इंटैक्ट है और आज जो लोग हैं वो अपनी अंतरात्मा की आवाज पर वोट करेंगे। देखिए, नंबर सब लोग जानते हैं, वर्डिक्ट ऑलरेडी आउट है, लेकिन इसको एक परसेप्शन के तौर पर, एक नैरेटिव बैटल के तौर पर विपक्ष ने लिया और कोशिश की कि इसको संविधान बनाम आरएसएस की लड़ाई बनाया जाए। और इसीलिए, लेकिन हालांकि आपने बिल्कुल सही जिक्र किया कि उनमें एक डिसअपॉइंटमेंट भी है, या आप कह सकते हैं खींच है कि जो बीजेडी है या जो वाईएसआरसीपी है, इसके अलावा जो पीआरएस है, ये तमाम पार्टियां ऑन बोर्ड आ सकती थी, लेकिन वो नहीं आई। हालांकि उनका ये भी आरोप है कि उनके ऊपर दबाव डाला गया सरकार की तरफ से कि आप एब्सटेन करिए, हम हमारा समर्थन करिए। लेकिन कुल मिलाकर कोशिश विपक्ष की यही है कि इसको संविधान की लड़ाई बनाया जाए। और अब से थोड़ी ही देर बाद, यानी तकरीबन 10:15 बजे पहले मल्लिकार्जुन खड़गे वोट करेंगे और उसके बाद राहुल गांधी वोट करेंगे। कई सांसदों को जिम्मेदारी दी गई है कि वो 20-20 जो सांसद हैं उनके बैच के साथ में आए और वोट कास्ट कराएं। तो कुल मिलाकर विपक्ष जाहिर है ये चाहेगा कि जो उसका ओरिजिनल स्ट्रेंथ है उससे ज्यादा का नंबर वो प्राप्त करें, ताकि ये मैसेज जाए कि सरकार में सब कुछ ठीक नहीं है। ठीक है, एक बार हिमांशु से जल्दी से जवाब ले लेते हैं। जो पहले उन्होंने कहा था, हमारे सहयोगी राहुल गौतम बता रहे हैं कि पहले मल्लिकार्जुन खड़गे वोट करेंगे, उसके बाद राहुल गांधी वोट करेंगे। हिमांशु, तो ये अंतरात्मा की आवाज थी या क्या था जो ये बीआरएस और बीजेडी और अकाली ने ये डिसाइड किया कि हम एब्सटेन करेंगे? और इसी के साथ साथ देखिए, आज पोलिंग एजेंट भी जो बनाए गए हैं उसमें एनडीए का ख्याल रखा गया है। उसमें एकनाथ शिंदे के बेटे श्रीकांत शिंदे को पोलिंग एजेंट बनाया गया है, उसमें राममोहन नायडू को पोलिंग एजेंट बनाया गया है किरेन रिजिजू के साथ साथ। देखिए, बिल्कुल एनडीए के अंदर इस तरीके की चीजें आपको देखने को मिल रही हैं। राममोहन नायडू जो है चुनावी पोलिंग एजेंट है, एकनाथ शिंदे के जो बेटे हैं श्रीकांत शिंदे वो है, किरण रिजिजू हैं। तो एक तरीके से बैलेंसिंग करने की कोशिश है। और जो बात आप अभी कह रही थी कि अंतरात्मा की आवाज पर, या अंतरात्मा की आवाज पर जो है, जब वक्त बिल को लेकर राज्यसभा में पोलिंग हो रही थी तब बीजेडी ने कहा था कि हमारे सांसद जो है वो अंतरात्मा की आवाज पर वोट करेंगे। और 7 में से 5 सांसदों ने जो है वक्फ बिल के समर्थन में वोट किया था। एक सांसद जो थे उन्होंने वक्फ बिल के खिलाफ वोट किया था और एक सांसद जो है वो एब्सटेन किए थे, यानी वो वोट कास्ट करने नहीं आए थे। और इस तरीके से अंतरात्मा की आवाज पर जब वोट हुआ था तो वो एनडीए के पक्ष में गया था। और ये इस बार की कोशिश जो है वो विपक्ष ये कर रहा है कि अंतरात्मा की आवाज पर वोट पड़े। तो ये बात सही है जो सिद्धार्थ कह रहे थे कि अगर अंतरात्मा की आवाज पर वोट पड़ने लगे, क्योंकि इस पूरे चुनाव में विप इशू नहीं होता है, और विप इशू नहीं होता है, अंतरात्मा की आवाज दो, तो कहीं ना कहीं एक पड़ला जो भारी नजर आएगा वो एनडीए के उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन का नजर आएगा। क्योंकि लगातार एनडीए के जो लीडर्स हैं, भारतीय जनता पार्टी की लीडरशिप है, वो सबसे कॉन्टेक्ट कर रही है और 1-to-1 सांसदों से कॉन्टेक्ट करने की कोशिश कर रही है कि ज्यादा से ज्यादा जो सांसद हैं जो एनडीए और इंडिया ब्लॉक में नहीं है वो उनकी तरफ आपकी बात पर अजय जी कुछ कहना चाह रहे हैं। देखिए, अंतरात्मा